आइए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है जनगणना। क्या नाम है? जनगणना। जनगणना नाम है। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जनगणना का मतलब क्या होता है। देखिए जनगणना को तोड़िए, जन गणना, जन गणना, ठीक है। जन और गणना, जनगणना का मतलब हो गया, जन मतलब होता है जनता यानी कि लोग, और गणना मतलब काउंट करना, गिनती करना, यानी कि लोगों को जो गिनती करते हैं ना हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनगणना। जनगणना कहते हैं। तो बताइए कि जनगणना कितने वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर। और जनगणना किस अनुच्छेद में है? 246 में है। चलिए, तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो हुई थी, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और 1872 में हुआ था। वैसे भी बच्चा जब पैदा लेता है तो सबसे पहले कोई भी काम करता है ना तो अपने माँ के माध्यम से ही करता है, मैं के माध्यम से ही करता है। मैं से याद रख लेंगे मेयो, यानी कि पहली बार जनगणना जो हुई है वो मेयो के कार्यकाल में हुई है, साथ साथ में 1872 ईस्वी में हुई है। 1872 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार जनगणना भारत के आज़ादी से पहले हुई कि आज़ादी के बाद हुई? आजादी के बाद हुई। जरा सोचिए, आजादी के पहले आज़ादी कब हुई? आज़ादी कब हुई है? 1947 और यहाँ अब ये 72 में ना हुआ है जनगणना की शुरुआत, तो आज़ादी के पहले हुआ कि बाद हुआ? 1872 पहले ना हुआ। तो याद रखिएगा कि यदि भारत में पहली जनगणना के बारे में पूछा जाए कि 1800 ये आज़ादी से पहले हुआ कि आज़ादी के बाद हुआ? आजादी से पहले हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आप जानते थे लेकिन क्वेश्चन क्लियर कर दिए तो अब आपको गलती नहीं होगा। तो बताइए भारत में पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 1872 ईस्वी को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, देश में रेगुलर मतलब कंटिन्यू, नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई 1881 ईस्वी में। वो कब से हुई है? हम बताए थे कि 9 साल के बाद, यानी कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई है। देखिए रिपन का मतलब क्या होता है? रिपन का मतलब क्या होता है? रिपन का मतलब छोड़िए, रिबन का मतलब क्या होता है? रिबन मतलब होता है फीता, हिंदी में उसको फीता कहते हैं। और वो फीता हम लोग, लड़कियां लोग अपने बाल में बांधती हैं चोटी बांधने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो चोटी को हम लोग क्या करते हैं कि बार बार बांधते हैं ना, पुनः पुनः बांधते हैं, है कि नहीं? रिपन, तो रिपन का मतलब हो गया आपको रिपीट करते हैं हम लोग, एक ही चीज़ को, एक ही चोटी को बार बार रिपीट करते हैं, तो रिपीट से याद कर लीजिएगा रिपन। यानी कि भारत में जो नियमित जनगणना शुरू हुई, नियमित का मतलब कंटिन्यू नहीं बोलिएगा, कंटिन्यू नहीं बोलिएगा, नियमित का मतलब रेगुलर का मतलब, अब जैसे कि हम एक बात बताते हैं, चलिए तो बताएंगे आप लोग कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। भारत की आज़ादी के पहले की बात। आजादी के पहले। इनके शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फंसिएगा मत मेयो में, और इसके बाद रिपन में नहीं फंसेगा, क्योंकि पहली बार लोग माँ के माध्यम से सब कुछ करता है, इसलिए पहली बार जब जनगणना की बात हो तो मेयो हो जाएगा, और जब नियमित जनगणना की बात हो तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नियमित का मतलब होता है रेगुलर, आप रेगुलर में चोटी में बांधते हैं अपने रिबन को, तो रेगुलर जैसे बोलते हैं, नियमित बोलते तो लॉर्ड रिपन को याद कीजिएगा आप लोग। और 1881 में 8 साल के बाद 9वां साल से जो है आपको, मतलब 9 साल से समझिए कि नियमित जनगणना शुरू हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। देखिए अब यहाँ से स्पष्ट कर दिया, आपका क्वेश्चन भी आ गया इस तरह से, जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ाद कब हुआ है? 1947 को। सही बात बताया आप लोग। 47 के बाद जो जनगणना हुआ है वो हुआ है 1951 ईस्वी में। तो 1951 में हुआ, इसका मतलब देश आज़ादी के बाद है ना हुआ। जरा सोच के देखिए आप लोग, जी सर। 47 के बाद 48, 49, 50, 51, यानी कि 4 साल के बाद हुआ है। तो पहली बार जनगणना जो हुआ है 1951 में हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 51 से कहाँ तक थी? 56 तक थी, याद रखिएगा। 56। तो यहाँ बाई मिस्टेक हम आपको 51 से 55 बता दिए। ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 51 से 56, यानी कि 1951 से 56 थी। तो यहाँ से 2 प्रश्नों को हम याद रख सकते हैं। पहली बार जो जनगणना हुई है वो 1951 में हुई है, और वो पहली बार जनगणना जो हुई है वो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहला जनगणना हुआ है 1951 में हुआ है। तो बताइए जब 1951 में हुआ तो दूसरी बार कब हुआ होगा? दिमाग से बताइएगा। 1956 में। गलत।
सोच के बताइए। 1961 में। 61 में, सही बात बताया। ये लड़का ऐसा क्यों बताया? क्योंकि इनको पता था कि जनगणना कभी भी होता है तो 10 वर्ष के बाद होता है, इसलिए 51 में 10 को जोड़ दिया, 61 हो गया। नहीं समझ में आया मेरा बात? जनगणना कब होता है? 10 वर्ष 10 वर्ष का होता है, इसलिए 51 से 61 हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई है? 1951 में। दूसरी बार कब हुई होगी? 1961 में। समझ गए ना? तीसरी बार कब होगी? 1971 में। 71 में। चौथी बार कब हुई होगी? 1981 में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद फिर 81 के बाद 1991। 91 के बाद 2001। 91 में 10 जोड़िए, 2000 दिमाग सठिया गया है। 91 में जो 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 91 में 10 जोड़ेंगे तो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1 तो 2011 ना हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग? इसीलिए पढ़ते हैं 2011 के अनुसार। और फिर 11 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21 होगा। 21 में जनगणना हुआ था, 21 का फिर 31 में होगा। नहीं समझ रहे मेरा बात? तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि पहली बार स्वतंत्र भारत, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पहली बार जनगणना कब हुआ है? 1951 में हुआ है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951 से 56 में। 51 से 56 बोले तो आप उसका पूरा टाइम बोल दिए, लेकिन पहली बार जनगणना कब हुआ? सॉरी, पहली बार पंचवर्षीय योजना की स्थापना जो हुई है 1951 में हुई है। 51 से 56 भी अगर बोलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे पीरियड जब पूछा जाएगा, काल पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तब 51 से 56 आप लोग बोलिएगा। तो बताइए कि पहली स्वतंत्र, जब देश आज़ाद हुआ तो पहली बार जनगणना कब हुई है? 1951 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका। कन्फ्यूजन रह गया क्या? उनसे 91 है ना, 91 में आप 10 जोड़िए ना। 2001। तो यहाँ थोड़ा हम एक मिस्टेक करके जरा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। 1951 में पहली बार जनगणना हुई। 51 में 10 जोड़ेंगे तो 1961 होगा। फिर उसमें 10 जोड़ेंगे तो 71 होगा। 71 में फिर जोड़ेंगे तो 81 में फिर जोड़ेंगे तो 91 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 2001। यानी कि 2001 हम उस समय नहीं बोल पाए थे बाई मिस्टेक। तो 2001 में जो जनगणना होगा उसके ठीक 10 साल के बाद होगा 2011 में। अब 2011 के बाद फिर 10 साल के बाद कब होगा? 2021 में। बात समझ गए ना? तो इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना का महान विभाजक वर्ष, और अभी आप प्रश्न किए थे महाविभाजक वर्ष, तो यहाँ पर मिल गया। तो बताए थे महा मतलब महान बताए थे, तो इसलिए महान विभाजक वर्ष जो था ना 1921 ईस्वी। महाविभाजक वर्ष जो है कब से? 1921 ईस्वी में। और देखिए महान विभाजक में अगर हम इसको याद रखने की बात करें तो देखिए महान विभाजक है, कोई महान काम होता है तो हम लोग उसमें जो देते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो कितना रुपया देते हैं? ऐसे देते हैं ना, 11, 21, 51, 101, 151 ऐसे करके देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसलिए याद रखिए जब महान विभाजन होगा, खूब भयंकर विभाजन होगा, महान विभाजन होगा, तो हम लोग 1921 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 1921। बिल्कुल। अगला है, देखिए महान मतलब बड़ा भी होता है और आपको महान भी होता है। और लेकिन यहाँ पर जनगणना का लघु विभाजक जब कहेगा, लघु मतलब छोटा, तो लघु मतलब छोटा होता है, तो लघु विभाजक 1951 में हुआ है। अब जरा यहाँ पर बिल्कुल उल्टा संबंध है, जरा देखिए यहाँ पर जरा सोचिएगा। महान विभाजक हुआ तो वो बड़ा हुआ जी, उसके हिसाब से ये 1951 होना चाहिए। और लघु हुआ तो लघु मतलब छोटा, 1921 होना चाहिए। नहीं समझ रहे मेरा बात? लघु हुआ तो 1921 और 1951 में छोटा कौन है? 1921। लघु का 21 जोड़ते, 21 से जोड़ते जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको यहाँ पर उल्टा रखना है। अगर लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो ज्यादा वाला जानेंगे, तो ज्यादा वाला क्या है? और जब महाविभाजक कहेगा तब 1921। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप इस तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं निकटदृष्टि दोष, तो निकटदृष्टि दोष बोलने से स्पष्ट क्या हो रहा है कि निकट में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है कि निकट में ही दिखाई देगा और दूर में दिखाई नहीं देगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, मतलब जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 246। अभी आप प्रश्न पूछे थे, तो इस टॉपिक से सारा प्रश्न उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पहले बताइए। मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो किताब है इसी का वो रिवाइज योरसेल्फ बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न है आपका, जनगणना विषय जो है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में आता है। हम आपको बताए थे ना जनगणना किस सूची में? 7वीं सूची में, संघ सूची में बताए थे। और साथ में अनुसूची का अगर चर्चा हो तो 7 होगा। और इसका ट्रिक बताए थे कि जब भी जनगणना करने के लिए कोई आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, परिवार के सभी लोग संघ मिल के और सभी एक साथ हो करके तब उसमें नाम एंट्री करवाते हैं। फलाना का नाम इतना, फलाना का एज इतना, फलाना का विवाह यहाँ हुआ है, चिलाना का विवाह यहाँ हुआ है। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। तो इसलिए याद रखिएगा कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष अगर कहे
और लघु ब्याजक वर्ष कहे तो, और यदि ये कहते कि जनगणना का संबंध किस अनुच्छेद से है तब अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 और किस अनुसूची से है तब सातवीं अनुसूची से। अनुसूची से है, और किस सूची में आता है तब संसूची में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जी। आपका अगला प्रश्न है जनगणना की अवधि। अवधि मतलब पीरियड, अवधि मतलब पीरियड, यानी कि जनगणना जो होता है वो कितने पीरियड होता है। तो ये तो आपको पहले से पता है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। अभी उदाहरण देकर के भी दिखाए थे, 1921 के बाद आपको बताए थे 1931 से करके। नहीं, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जनगणना का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम जननांकी भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहे तो उसको डेमोग्राफी भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए बच्चों कि जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं, मतलब जनसंख्या के बारे में जो आप पढ़ते हैं ना, उसको आप क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या देखिए, जननांकी। जब आप इकोनॉमिक्स रखिएगा ना, इकोनॉमिक्स विषय रखिएगा आप ग्रेजुएशन में, और फिर ग्रेजुएशन से फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक ही है जननांकी का, जिसमें आप जनसंख्या के बारे में केवल एक अध्याय में ही जननांकी का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कीजिएगा तो उसमें देखिएगा आप ये बात, ठीक है? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? जननांकी कहते हैं। भाई जननांकी मतलब क्या हुआ? जनन को अंकन करना। जनन मतलब क्या होता है? कितना पैदा हुआ, कितना मरा, इस सब को अंकन करना। अंकन मतलब डाटा को गिनती करना। बात समझ में आ रहा? अगला है 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं होगी। प्रश्न समझ लीजिए, हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा, बुक पर ध्यान मत दीजिएगा। कह रहा है कि 2011 का जो जनगणना हुआ, यहाँ तक समझे? 2011 का जो जनगणना हुआ है, पहली बार की जनगणना के मुताबिक क्या जनगणना था? 7वां जनगणना था। भाई साहब पहले सोचिए, पहली बार जो जनगणना हुआ है भारत में, पहली बार जो जनगणना हुआ है भारत में, उसके मुताबिक 2011 का जनगणना क्या जनगणना था? पहले आप चलिए पहली बार कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 1971 नहीं भाई, 1872 में। चलिए, तो यहाँ कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे आप लोग। 2011 का क्रम जो पूछ रहा है कि इसका क्रम क्या था, तो भाई देखिए यहाँ स्पष्ट किया है कि देश की 15वीं, देश का 15वां, देश मतलब क्या हुआ? भारत। तो भारत में पहला बार कब हुआ? 1972 में। देश में हुआ 1872 में। तो देश में जब हुआ 1872 में, तो 72 के बाद यदि हम जोड़ते आए, 72 के बाद 82 हुआ तो दूसरा जनगणना हुआ। पहला हुआ 72 में, फिर दूसरा 82 में, तो दूसरा हुआ 82 का 92 में, ये आपको तीसरा हुआ। 84 में आइए, 82 के बाद 82 के बाद 82 का 92 हुआ, तो 92 क्या हुआ? चौथा हुआ। अच्छा, इसके बाद 82 तक आ गए थे ना, 92 में आइए, 92 तक आ गए थे। रुकिए फिर से जोड़िए, ज़्यादा आदमी मत बोलिए। सबसे पहले 1872, 72 एक हो गया, 72 में पहली बार एक हो गया। फिर 82, उंगली पर सभी लोग काउंट कीजिए। अभी भी तरीका गलत है। लोग असफल क्यों होता है पता है? नॉलेज रहते हुए असफल इसलिए होता है कि तरीका गलत रहता है, और आपका तरीका गलत है। पहला 72 हुआ, 72 का 10 साल जोड़िए, 82 हुआ, 82 में 10 जोड़िए, 92 हुआ, 92 में 10 जोड़िए, 1902 हुआ। अच्छा, उसमें 10 साल जोड़िए, 1912, उसमें 10 साल जोड़िए, 1922, उसमें 10 साल जोड़िए, 1932, फिर उसमें जोड़िए, 42, फिर उसमें जोड़िए, 52, फिर जोड़िए। 62, अभी तक में कितना हो गया है? 10 हो गया है। फिर चलिए 62 से आगे, 72, फिर 72 से आगे चलिए, 82, 82, फिर चलिए 92, 1992 था ना। अब 1992 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 2002, उसके बाद फिर चलिए 2012, फिर चलिए 2022, ये 2011 का ही पूछ रहा है ना, तो कितना तक आया? 15वां हो गया ना, 15 पर यहाँ पर आकर अटका हुआ है ना, 15वां हो गया ना। लेकिन अब फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत की 7वीं, मतलब जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ादी होने का तो पहला बार कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अब वहाँ से जोड़िए, तो 51 से जोड़िएगा तो 51 से 61 हुआ, 51 से 61 दूसरा हुआ, 71 हुआ, फिर इसके बाद 81 हुआ, 81 के बाद क्या हुआ? 91 हुआ। ठीक है, 91 के बाद 2001 हुआ, 2001 के बाद 11 कहाँ पर गया? 7वां। बात यहाँ अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। चलिए अब आइए 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? 2011 में जो जनगणना हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य जो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको जरा बोलिएगा आप लोग। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या है? वाक्य है, एक आदर्श वाक्य है, मतलब अच्छा वाक्य है। और यह जो वाक्य है वो किस जनगणना से जुड़ा हुआ है? 2011 की जनगणना से। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आप परीक्षा में चेंज कर दिया, कहीं पहले डाल देगा हमारा भविष्य हमारा जनगणना, रह सकता है। इसलिए हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, हम लोग सोचेंगे कोई आदमी को, जैसे अभी जाइए मुसलमान के एरिया में जाइए जनगणना करने के लिए, कहेगा कि मोदिया भेजा है कुछ वैसे वैसे करके, मोदिया को 2 गालियों देगा और जो काम करने के लायक उसको भी नहीं कराएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब फिर उसको कोई समझाएगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जनगणना करा लीजिए, भविष्य में आपको काम आएगा। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिएगा। जनगणना करा लीजिए, भविष्य में आपको काम आएगा। क्या बोले? जनगणना आप करा लीजिए, भविष्य में काम आएगा। क्या बोले? जनगणना करा लीजिए, भविष्य में काम आएगा। तो पहले कौन वर्ड का यूज हुआ? जनगणना के पहले करा लीजिए, भविष्य। उसके बाद भविष्य में काम आएगा। इसीलिए याद रखिएगा, आदर्श वाक्य में भूलिएगा मत। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य। पहले जनगणना फिर भविष्य होगा, ठीक है, भूलिएगा मत। और 2011 की जो जनगणना थी, देश आज़ाद के बाद 7वां था, और देश आज़ादी से पहले की अपेक्षा ये 15वां था। बात समझ रहे हैं ना? जी। तो बताएंगे एक बार कि पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 1956। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना का शुभ अंकर क्या था? जनगणना का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो था, परागणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर परागणक शिक्षिका। चलिए, तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या आदर्श वाक्य बताइए तो? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। और इसके बाद कह रहा है कि इसमें कुल प्रश्न जो उठाया गया था वो कितना उठाया गया था? 29 प्रश्न उठाया गया था। कितना प्रश्न उठाया गया था? 29 प्रश्न। कुल 29 प्रश्न उठाया गया था। तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना जो हुआ था उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें टोटल प्रश्न कितना किया गया था? 29 प्रश्न किया गया था। अगला है, जनगणना का शुभंकर जो है आपको वो परागणक शिक्षिका। देखिए, शुभंकर का मतलब पहले समझ लीजिए। शुभंकर किसी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने के लिए कहा जाता है। बात समझ, किसी व्यक्ति या वस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो जनगणना का जो शुभंकर था वो परागणक शिक्षिका था। क्या था? परागणक शिक्षिका। शिक्षिका मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे आप लोग अगर टीचर बन जाइएगा तो आप शिक्षिका कहलाइएगा, और ये अगर टीचर बन जाएगा तो इसको शिक्षक कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए जनगणना का शुभंकर परागणक शिक्षिका। देखिए, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, जनगणना करने के लिए कौन आता है? शिक्षिका सब। तो जनगणना करने के लिए कौन आता है? शिक्षिका। शिक्षक आता है, चाहे शिक्षिका आती है। तो इसीलिए याद रखिए कि जनगणना एक शुभ काम है हम लोग के लिए, और वो शुभ काम करने के लिए शिक्षिका आएगा। और शिक्षिका क्या करने के लिए? गणना करने के लिए आता है ना। इसलिए जनगणना का शुभंकर जो है वो क्या है? परागणक शिक्षिका। परागणक शिक्षिका। समझ में आ गया होगा। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? सबसे पहला जो जनगणना हुआ उसमें कमिश्नर बनाया जाता है। मतलब जैसे एक तरह से समझिए, कमिश्नर का मतलब हम आपको बताते हैं। तो जनगणना का जो पहला जनगणना का जो कमिश्नर था, आयुक्त था, वो था आपको W. प्लोडेन। कौन था? W. प्लोडेन। बताइए तो W. प्लोडेन क्या था? जनगणना का कमिश्नर। हाँ, वो आप बताएंगे कि जनगणना का शुभंकर जो है वो क्या है? परागणक शिक्षिका। परागणक शिक्षिका। अब आप बताएंगे पहली बार जो जनगणना हुआ था और उसका जो कमिश्नर था, मतलब आयुक्त था, उस आयुक्त का क्या नाम था? W से शुरू है। W. प्लोडेन। बोलिएगा। W. प्लोडेन। W. प्लोडेन है। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है वो W. प्लोडेन है। W. प्लोडेन है। तो ये पहला कमिश्नर का नाम बताइए। W. प्लोडेन। ठीक है, W. प्लोडेन जो था इनका पहला जनगणना का कमिश्नर था। ठीक है, देखिए क्या हुआ ना कि पहली बार जो कमिश्नर बना ना,
तो पहली बार जो जनगणना शिक्षक लोगों से करवाएगा, तो पहली बार जो कराएगा शिक्षक लोगों से, तो पोल्हा पोल्हा के कराएगा ना। अब कमिश्नर है, उसको पद मिला है, तो काम तो उसको कराना है, तो कैसे काम कराएगा? पोल्हा पोल्हा के। इसलिए डब्ल्यू प्लोडेन, बात समझ में आ रहा है? डेन पकड़ के कलिए कोई बात नहीं, कलिए, बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जनगणना का पहला कमिश्नर जो था उसका क्या नाम था? डब्ल्यू प्लोडेन था। अगला है आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, यही है। देखिए पहले बोल दिया आपको कि कमिश्नर, और कमिश्नर का फिर यहाँ पर हिंदी लिख दिया। अब बच्चा तो समझेगा कि 2 रंगा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कमिश्नर का मतलब क्या हुआ? आयुक्त होता है, यहाँ पर उसका हिंदी दे दिया आयुक्त। हाँ, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। जैसे अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि पहली बार जनगणना भारत में कब हुआ? 1872 में। आज़ादी के बाद कब हुआ? 1951 में, 1951 में। तो उसी तरह वही क्वेश्चन यहाँ पर भी कर दिया है कि पहला जनगणना का कमिश्नर जो था डब्ल्यू प्लोडेन था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब जनगणना का कमिश्नर कौन था? तो अब उसका नाम है R.A. गोपाल स्वामी। क्या नाम है बताएंगे? R.A. गोपाल स्वामी। प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दीजिए, नहीं तो प्रश्न फिर बार बार जिंदगी भर परेशान करेगा। प्रश्न क्लियर हुआ? बताइए क्या क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन? डब्ल्यू प्लोडेन होगा। बात समझ रहे हैं? आज जब स्वतंत्र भारत हो जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा, तब जनगणना का कमिश्नर कौन होगा? R.A. गोपाल स्वामी। और R.A. गोपाल स्वामी कब से कब तक रहे? 1949 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1949 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना का आयुक्त कौन था? मतलब आयुक्त मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कमिश्नर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना हुई उसके आयुक्त कौन थे, मतलब कमिश्नर कौन थे? तो उसके आयुक्त जो थे ना C. चंद्रमौली। बताएंगे आप लोग जरा? C. चंद्रमौली। तो बताइए तो किस टाइम के थे ये? 2011 के थे। और क्या नाम था इनका? C. चंद्रमौली। देखिए 2011 के जनगणना का जो आयुक्त था वो था C. चंद्रमौली। और इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा फंसाने वाला है, लेकिन अगर जरा हम सोच के देखें तो याद हो जाएगा। देखिए 11 को अंग्रेजी में 11 कहते हैं। क्या कहते हैं? 11। तो 11 चंद्रमौली, जरा बोलिए। 11 चंद्रमौली, 11 मौली मिलता कि नहीं? लॉ का उच्चारण थोड़ा हो रहा है, जिसके कारण से लगभग लगता है कि मिलता जुलता है। तो 2011 के अनुसार यानी कि 2011 में जो आपको जनगणना हुआ था उसका जो कमिश्नर था, आयुक्त था, वो कौन था? C. चंद्रमौली। बात समझ रहे हैं? इसके बाद है, तो ये बात समझ में आ गया। अब है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? देखिए पहली बार जाति आधारित जनगणना का मतलब क्या होता है बताइए? जात पर। सही बात बताइए आप, जात के आधार पर जनगणना, तो उसी को कहते हैं जाति आधारित जनगणना। तो देखिए पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुई है वो हुई है 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई है? 1931 में। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन जाति, तो जाति में ती आ रहा है, तो ती से हम लोग 30 31 याद रखेंगे। इसलिए अगर ये प्रश्न आ जाए कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई, तो 1931 में हुई है। कब हुई है? 1931 में हुई है। तो क्या बताए? जाति। ठीक है, 1931 में हुई है। अब है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कैसे मनाता है? 11 जुलाई को। अब देखिए किसी को अगर 11 को धिया पुता होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ जाएगा। कब? तो जब 11 को धिया पुता होगा तब। बोलिएगा विश्व में जनसंख्या कब बढ़ जाएगा? जब 11 को धिया पुता होगा तब। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो बताइए आप लोग पूरे लैंग्वेज के साथ बोलिए तो। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। अब बताएंगे आप लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़। यहाँ पर ये नहीं याद करेंगे कि कितनी है भाई। 2011 में जनगणना हुआ था, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका डाटा पूछ रहा है। तो 2011 में जो कितना था? 121.08 करोड़। 121.08 करोड़। ये कब था? कॉन्सेप्ट समझ रहे कि नहीं? जी कॉन्सेप्ट समझिए। 2011 में था ये था। और अभी क्या चल रहा है? 2023। बढ़ा होगा कि कमा होगा?
बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ परीक्षा में गलती नहीं करना। 2011 के अनुसार आपको 121.08 करोड़ था। कितना था? 121.08 जनगणना हुआ था ना। बोलिए। 21वें जनगणना हुआ था ना। हाँ, तो 21 का डाटा नहीं पूछ रहा है अभी। कितना है तो अभी? देखिए वर्तमान आ गया होगा आप लोग को, और इनका जो प्रश्न हुआ कि भाई अभी वर्तमान में जनसंख्या भारत का कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ था, लेकिन अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है भारत का 142.86 करोड़ है। और ये भी सुन लीजिए कि अब जैसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का था, वो अब कम हो गया है, दूसरे स्थान पर चला गया है, जबकि पहले स्थान पर जनसंख्या के हिसाब से भारत आ गया। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है? भारत में है। यही अगर हम राज्य की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। बात समझ रहे हैं ना। आइए अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के रूप में खूब अच्छा से समझें आप लोग। इसी तरह से हर प्रश्न को जहाँ नहीं समझते हैं बताया कीजिए आप लोग। भारत में देखिए अगर इसको छोड़ दीजिएगा ना, तो हम भी अपने समय में ना इस सबको छोड़िए दिए थे, नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है, मतलब ये जो वर्तमान की बात है ही नहीं। देखिए ये 2011 का है। इस प्रश्न को आप लोग इसको हाइड करके चलेंगे, एक बार पढ़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे फिर हम, क्योंकि प्रश्न जो पूछने लायक है जो वर्तमान में है वो पूछेगा। आप कहता है कि भारत में जो 2011 में जनसंख्या थी वो विश्व में कितना परसेंट था? 17.5%। 17.5%, यानी कि 17.5%। ये प्रश्न अब पूछने लायक उतना नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम हाइड कर देंगे, या फिर इनकेस यदि कहीं दे दे, इसलिए इसको पढ़ा भी दिए हैं। तो याद रखिएगा कि विश्व की पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या थी ना, देखिए आपको बताते हैं एक बात हम, जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा विश्व है। इस पूरा विश्व में जो है ना, जैसे इतना जगह अगर 6 का है तो ये इस इतना जगह में कौन है? भारत है। बात समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि पूरे विश्व में जो भारत जनसंख्या घेरा हुआ था कितना परसेंट? 17.5%, यानी कि 17.5% घेरा हुआ था, ठीक है। अब आगे है कि उसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुष की जनसंख्या थी आपको 62.32 करोड़। वहीं महिला की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 58.75 करोड़ था। मतलब लेडीज़ कम थी, लेडीज़, ठीक है। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? 62.32 करोड़। पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? 62.32 करोड़। महिला की जनसंख्या कितनी थी? 58.75 करोड़। महिला की जनसंख्या कितनी थी? 58.75 करोड़। ठीक है, यानी कि पुरुष ज़्यादा महिला कम थी, ठीक है। और यदि परसेंट में बात करें तो पुरुष था आपको 51.47% और महिला थी 48.53%। महिला कितनी थी? 48.53%। और पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? 51.47%। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, इसको भी छोड़ के चलेंगे। ये भी अब एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। बात समझ रहे हैं। ये जो कुल जनसंख्या आप देखे हैं ये भी एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। और ये जो आप देख रहे हैं भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। ये भी पूछने लायक क्वेश्चन नहीं रह गया है। इसका जो दशकीय वृद्धि दर देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर या वार्षिक वृद्धि दर देख रहे हैं 17.7% और 16.164%। ये भी आपको पूछने लायक नहीं है। फिलहाल आप पढ़ते चलिए। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। दशकीय मतलब हर 10 वर्ष पर, दशकीय मतलब हर 10 वर्ष पर जब जनगणना किया जाता था तो आपको आंकड़ा निकाला जाता था ना, तो वही उसी को कहता है दशकीय, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर ये भी आप परीक्षा के विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है कि कुल साक्षरता दर कितना था भाई 2011 की जनगणना के अनुसार? तो केवल 73% था। 73% जो है वो था, अभी उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद पुरुष साक्षरता दर पहले था 80.9%। वहीं महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो 64.6% ही था। यहाँ से जितना क्वेश्चन में हम कट मार दिए हैं उस क्वेश्चन सबको परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना नहीं है, उसको छोड़ करके आप लोग चलिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आपका अगला प्रश्न है, महिला साक्षरता तो क्लियर ही कर दिए। लिंगानुपात जो है सो जरा समझिएगा, लिंगानुपात को समझिएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था 943 महिलाएं और 1000 पुरुष।
और याद रखिएगा हमेशा लिंग अनुपात कभी भी निकाला जाता है तो 1000 पुरुष पर निकाला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। लिंग अनुपात कभी भी निकाला जाता है 1000 पुरुष पर निकाला जाता है। तो 2011 में जो आंकड़ा लगाया गया, जनगणना किया गया, उसमें महिलाएं कितनी थी 943 और पुरुष कितने थे? 1000। ठीक है। अब है शिशु लिंगानुपात की यदि बात करें, ये भी प्रश्न पूछने लायक नहीं है। जनसंख्या घनत्व को समझ लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितना था, जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2011 में 1 किलोमीटर में केवल 382 व्यक्ति ही रहता था। हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति ही रहता था, यानी कि पहले का जनसंख्या घनत्व इतना था। लेकिन अभी अगर बात करें वर्तमान में, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर 382 व्यक्ति रहते थे, निवास करते थे। ठीक है यहाँ तक। अभी वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान में अगर इनका क्वेश्चन अराइज हो गया है तो वर्तमान में 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहता है, यानी कि 1 किलोमीटर पर 464 व्यक्ति रहता है। 464 यानी कि 464। बात यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहले की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व बढ़ गया कि कम गया? बढ़ गया। बात समझ गए ना? तो जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, ये क्लियर हो गया। अब इनका ये प्रश्न था कि जो है सर ये 1 किलोमीटर में थोड़ी ना इतना ही आदमी रहता है, बहुत ही आदमी रहता है। तो देखिए अभी आपको बता रहे थे कि अगर पिछले बार इलेक्शन हुआ था तो मोदी भी इलेक्शन में थे, कांग्रेस पार्टी भी थे, लेकिन मोदी बीजेपी निकल गया, कांग्रेस ने जीता। क्यों? क्योंकि बीजेपी को वोट हुआ तो हर जगह से हुआ ना, तो उसी तरह से आंकड़ा जो लगाया जाता है तो हर जगह का लगाया जाता है। तो ये नहीं है जो केवल आपका जो घर है वहीं पर अगर ज़्यादा आदमी है तो उसको देख लेगा, दूसरे जगह का भी देखेगा, दूसरे मैक्सिमम जगह पर जितना आदमी रहता है वो डाटा में डाला जाएगा। नहीं समझे मेरा बात? मैक्सिमम जगह पर जितना व्यक्ति रहता है 1 किलोमीटर में, उस डाटा को उठा के डाला जाएगा लोगों के बीच में। अब आपके घर के, आप किसी घर के पास देखिएगा कि 5 आदमी रहता है, तब कहेगा कि नहीं इतना आदमी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह हर क्षेत्र में जब ये किया गया, डेमोग्राफी किया गया, जनगणना किया गया, उसके बाद जो डाटा निकला उस डाटा को न डालेगा मैक्सिमम को। तो बताइए कि अभी जनसंख्या कितना है 464 और अभी जनसंख्या कितना भारत का? 142.86 करोड़। ठीक है। अब है सर्वाधिक लिंगानुपात। देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो था वो आपको था केरल में, जो कि केरल शिक्षित है, एजुकेटेड है वहाँ पर, इसलिए 284 व्यक्ति था वहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? न्यूनतम लिंगानुपात जो था वो हरियाणा का था। ठीक है। और मतलब सर्वाधिक सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का था? केरल का। और सबसे कम कहाँ का था? हरियाणा का। अब चलिए सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, इस प्रश्न को अब छोड़ दीजिए। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात छोड़ दीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इसको पढ़िए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो बिहार में 1106 व्यक्ति रहता था 1 किलोमीटर में। बिहार में 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? 1106 व्यक्ति रहते थे। वहीं अगर कम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो था वो था अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर 12 से 14 को व्यक्ति रहता था। यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन 12 से 14 व्यक्ति रहता था 1 किलोमीटर पर। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, मतलब सबसे अधिक ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जहाँ पर आपको जो है सो सबसे अधिक था? तो दिल्ली में। और सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पर डायरेक्ट पीएम का शासन हो। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब कहाँ क्या होता है? पीएम का शासन। बिल्कुल, वहाँ पर केंद्र का शासन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में वो चीज़ चलता है। ठीक है। तो सबसे अधिक केंद्र शासित जनघनत्व जो था वो आपको दिल्ली का था। दिल्ली का न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व जो था वो अंडमान और निकोबार का था। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या जो था, ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था? बिहार का। 1 किलोमीटर कितना व्यक्ति? 1106 व्यक्ति। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कितना व्यक्ति? 12 से 14 व्यक्ति। अब चलिए कहा कि अधिकतम केंद्र शासित, मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर अधिकतम जनघनत्व था? दिल्ली में। वैसे भी दिल्ली का जनसंख्या देखिए अभी। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है? अंडमान और निकोबार। तो बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीलंका।
तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उनकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और वहीं की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है, सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखिए, केंद्र शासित में 2 प्रदेश का नाम याद रखना है, सर्वाधिक तो दिल्ली और कम तो अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चलिए अब है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, अब इस प्रश्न को छोड़ देंगे। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की थी, इसको भी छोड़ देंगे। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या मतलब सबसे अधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ? दिल्ली में था ना। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। ये सब अब बदल गया, इस सब को नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकमात्र राज्य जहाँ पर जनसंख्या घटी, मतलब आपको 2011 के अनुसार ये प्रश्न पढ़ने वाला है। 2011 के अनुसार एकमात्र राज्य का नाम बताना है आपको जहाँ का जनसंख्या बढ़ा नहीं घटिए गया। बताइए कौन सा क्वेश्चन है? क्या आंसर है? नागालैंड। एकमात्र राज्य जहाँ की जनसंख्या बढ़ी नहीं घटिए गई, कौन सा क्षेत्र है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी बताइए। कोहिमा। क्या होगा? कोहिमा। देखिए सबसे अधिक साक्षरता, हम बोले थे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ पर है? केरल में, जहाँ पर 94% आदमी पढ़ा हुआ है, 6% आदमी पढ़ा हुआ नहीं है। इसके बाद है न्यूनतम साक्षरता, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। वैसे 2011 के अनुसार सबसे कम पढ़ा लिखा जो था वो बिहार में। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो कितना % है? सॉरी, कहाँ पर? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और सबसे कम जो है आपको साक्षरता मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा लोग कहाँ पर? बिहार में, जो कि 61.8% ही था 2011 के अनुसार। अब परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न सब पढ़ के नहीं जाना है, क्वेश्चन को कट मार दिए। जो क्वेश्चन कट कर दिए वो वाला नहीं पढ़ना है। आगे है न्यूनतम महिला साक्षरता, मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा महिला कहाँ पर? बिहार में ही। तो बताइए कि ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री थी जो निरक्षर थी? बिल्कुल, लालू की पत्नी राबड़ी देवी बिना पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बन गई। बताइए तो हम लोग पढ़ लिख के पारिवारिक। बात समझ में आ रहा है? आगे है न्यूनतम सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप का, इसको भी छोड़ दीजिए। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता, इसको भी छोड़ दीजिए। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में था? थाने में था, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। ठीक है, और यही थाने में प्रथम बार रेल जो चली थी ना, तो मुंबई से थाने तक चली थी। आगे है अधिक जिलों वाला राज्य, मतलब सबसे अधिक जिला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अभी तो जस्ट बताए थे आप। और अपने सबका बिहार राज्य में कितना जिला है? 28। 29 को है। 38 जिला था पहले, 29 जिला हो गया, 28 को राज्य था। तो अधिक जिलों वाला राज्य मतलब किस राज्य में सबसे अधिक जिला है? तो यूपी में सबसे अधिक जिला है। क्या गो? 75 को जिला है। बात समझ रहे हैं? तो इसको भी याद रखिएगा। बात समझ में आया? चलिए, अगर मिस्टेक से हम जिला बोल दिया आपको 29 को, तो ये गलती है। बिहार राज्य में पहले 38 जिला था। आंध्र प्रदेश तोड़ करके तेलंगाना बना, क्योंकि तेलंगाना का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से तेलंगाना जिला जो था उसको एक राज्य बना दिया। और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। ये बात क्लियर हुआ? तो 39 को जिला हो गया। दूसरा बात है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जिला था? तो यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो एक बार बता दीजिए कि यूपी में कितने जिले थे? 75। तो बताइए कि यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। तो बताइए यूपी का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी जी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।